The angular momentum of the nuclei also referred to as spin। तो जो हमारे पास न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है, जनरली हमें मान के चलते हैं कि स्पिन को ही हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। लेकिन जो हमारे पास स्पिन है और जो एंगुलर मोमेंटम है उसमें हमारे पास जो डिफरेंस होता है, जो स्पिन होती है वो हमारे पास इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम हमारे पास जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स का होता है, जैसे न्यूट्रॉन का या प्रोटॉन्स का या इलेक्ट्रॉन का। तो इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम को हम स्पिन बोलते हैं। लेकिन हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एंगुलर मोमेंटम दो तरह के मोमेंटम का हमारे पास जो सम होता है। एक तो हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, दूसरा हमारे पास एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। तो स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा ऑफ न्यूक्लियस को मिला के हमारे पास जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास बनता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम स्पिन ही नहीं है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास जो है एक तरह से कम्बिनेशन होता है। और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो स्पिनिंग की वजह से हमारे पास आता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियन जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, उन न्यूक्लियस वो जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो अपनी एक्सिस के अबाउट जो है स्पिन करते हैं। तो उसकी वजह से जो हमारे पास उनकी स्पिन मोशन होती है, स्पिन मोशन की वजह से हमारे पास जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है न्यूक्लियॉन्स का होता है। लेकिन ये न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में भी ये जो है रिवॉल्व करते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन हमें जो है जो हमारे डिफरेंट न्यूक्लियर मॉडल्स हैं उनमें हमें मिलती है, जो कि हम बाद में इनको स्टडी करेंगे। तो दो तरह की मोशन जो न्यूक्लियस करते हैं, एक स्पिन मोशन और एक हमारे पास जो है ऑर्बिटल मोशन। तो इसलिए टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास जो है सम होता है। और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है वो हम जनरली h×2 लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो दो स्टेट्स पार्टिकल की जो हमारे पास स्पिनिंग की वजह से हमारे पास आती है, एक होती है स्पिन पैरेलल टू गिवन डायरेक्शन, कि हमारे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारी जो है स्पिन हो रही है, और एक होती है स्पिन एंटी पैरेलल टू द गिवन डायरेक्शन, मतलब किसी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस वजह से हमारे पास जो है ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम हमारे पास आता है, जिसको कि हम h×2 से लिखते हैं या -h×2 से हम इसको लिखते हैं। तो अगर हमारे पास गिवन डायरेक्शन में हमारे पास जो है कोई न्यूक्लियन या कोई पार्टिकल स्पिन कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h×2 होता है। अगर उसके अपोजिट वो स्पिन मोशन कर रहा है तो उस केस में हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसको हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, वो हमारे पास -1/2 होता है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम कैन बी रिटन एज आई। और अगर हमारे पास कोई सिंगल पार्टिकल है और उसका हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी L ± S। L यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और S हमारे पास जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। तो इसलिए इनका कम्बिनेशन हम बोल सकते हैं कि ये प्लस भी हो सकता है हमारे पास, माइनस भी हो सकता है। जो टोटल एंगुलर मोमेंटम आई है, तो I इज द टोटल मोमेंटम, L इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड S इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। लेकिन हमारे पास जब ऐसा सिस्टम होता है, जब उसमें हमारे पास जो मोर देन वन न्यूक्लियन हमारे पास हो, तो सिंगल न्यूक्लियन के केस में हम इस तरह लिखते हैं। लेकिन अगर हमारे पास न्यूक्लियंस का सिस्टम हो जिसमें काफ़ी सारे न्यूट्रॉन या प्रोटॉन हमारे पास हों, तो या इलेक्ट्रॉन की हम बात कर सकते हैं, जो न्यूक्लियस के केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी हो सकता है। तो उस केस में जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है उसको हम कैपिटल I से लिखते हैं, और जो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है उसको कैपिटल L से लिखते हैं, और जो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है उसको हम कैपिटल S से लिखते हैं। यहाँ पे कैपिटल लेटर से हम लिखते हैं। कैपिटल लेटर का मतलब है कि सिस्टम ऑफ न्यूक्लियंस के केस में
या सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में हम जो है कैपिटल लेटर लेते हैं। और इस केस में जो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है उसको हम एल से लिखते हैं, और एस इज द टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। द टोटल एंगुलर मोमेंटम आई इज ए वेक्टर since L is integral multiple of h cross y 2 and s is h cross y 2। तो बोलता है कि हमारे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम आई होता है वो एक वेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास L होता है, L हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है और उसको हम एक वेक्टर लेते हैं। तो नेचुरली जो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम आई होगा वो आई इक्वल टू एल प्लस माइनस एस होता है। तो इसलिए हमारे पास आई भी एक वेक्टर हमारे पास होगा। So magnitude of I can be written as nh cross when n is odd and 2n plus 1 h cross by 2 when a is odd। तो हमें मान के चलते हैं कि I हमारे पास होगा nh क्रॉस, मतलब कि इंटीग्रल। अगर जो मास नंबर है अगर वो हमारे पास इवन है, तो जैसे हम क्या बोलते हैं कि जो मास नंबर ए होता है, ये मास नंबर ए होता है सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, मतलब n प्लस जेड, ए इज इक्वल टू एन प्लस जेड। तो अगर किसी न्यूक्लियस में हमारे पास इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, इसका मतलब कि उसमें 4 अगर न्यूट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है, तो 4 न्यूट्रॉन का जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होगा वो 4 मल्टीप्लाई बाई एच क्रॉस, मतलब इंटीग्रल होगा। और उस तरह से 2 प्रोटॉन का हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो 2 मल्टीप्लाई बाई एच क्रॉस 2/2 होगा। तो वो हमारे पास क्या बनेगा, एक सिंगल नंबर। मतलब उस केस में हम बोलेंगे कि जो हमारे पास स्पिन निकलेगी वो निकलेगी एन एच क्रॉस। लेकिन अगर ए हमारे पास ऑड होगा, इसका मतलब कि एक न्यूक्लियन हमारे पास जो है E1 को छोड़ के एक न्यूक्लियन हमारे पास जो एक्स्ट्रा होगा, तो उस केस में जो स्पिन है वो हमारे पास एच क्रॉस बाई 2 की फॉर्म में हमारे पास आएगी, क्योंकि ऑड नंबर है। जैसे 5 है तो 5 की पार्टिकल की स्पिन हमारे पास कितनी होगी, 5 मल्टीप्लाई बाई एच क्रॉस बाई 2, जो कि हाफ इंटीग्रल हमारे पास यहाँ पे होगी। तो इसलिए हम सिंपली बोल सकते हैं कि अगर ए इवन है तो आई इंटीग्रल होगा एन एच क्रॉस। अगर ए हमारे पास ऑड है तो हमारे पास जो आई है, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, वो हमारे पास 2n प्लस 1 एच क्रॉस बाई 2 हमारे पास होगा। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट आर्टिकल, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियस। कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है और उसको हम म्यू आई से लिखते हैं। तो म्यू हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है, लेकिन आई का मतलब है यहाँ पे जो हम स्पिन टोटल एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियर की यहाँ पे आई यूज़ किया है हमने। तो म्यू आई मतलब मैग्नेटिक मोमेंटम न्यूक्लियस। तो बताए इस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस को करने से पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। बोलता है जैसे कि हमने देखा हुआ कि इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर हमारे पास जो रिवॉल्व होता है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो मैंने शुरू में भी बात की थी कि हमारे पास जो न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो काफ़ी कम होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, 2000 टाइम। तो इसलिए अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होता तो न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होना था, लेकिन हम क्या देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट काफ़ी कम होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट नहीं करता। बोलते हैं मान लो हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं जो कि ऑर्बिट में हमारे पास जो रिवॉल्व हो रहा है। तो हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट इज लाइक ए लूप। तो जैसे लूप में कोई पार्टिकल आपका जो है मूव हो रहा है, तो किसी लूप में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि इट इज़ कैरिंग करंट आई। क्योंकि हमें पता है कि जब किसी वायर के अंदर हमारे पास जो करंट आई है वो फ्लो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि उसका करंट होगा। और उस केस में हमारे पास जो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, वो हमारे पास होता है म्यू इक्वल टू आई इंटू ए। तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर में हमारे पास है कि जो करंट कैरिंग लूप है
उसका मैग्नेटिक मोमेंट हो हमारे पास जो म्यू होता है, और वो करंट और एरिया, लूप ऑफ द एरिया का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होता है। तो करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट होता है और वो हमारे पास I इंटू ए के बराबर होता है, मतलब I इज द करंट passing through that loop due to orbital motion of the electron and A is the area of the loop। लेकिन बोलता है कि हमारे पास जो बोहर ऑर्बिट, मतलब हम उस लूप का कोई मान लो ऑर्बिट ले लेते हैं, वो लूप ले लेते हैं, उसका जो एरिया हमारे पास होता है वो हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो लूप है हमारे पास वो एक सर्कल है। और while the current charge per unit time is minus c multiplied by the number of revolution made by the electron per unit time। तो जो करंट हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है चार्ज अपॉन टाइम, लेकिन टाइम को हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो इसलिए हम चार्ज अपॉन टाइम को लिखते हैं चार्ज अपॉन डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास चार्ज है वो हम लेते हैं माइनस ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है माइनस ई होता है, और वी हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डिस्टेंस इज 2 पाई आर। 2 पाई आर हमारे पास क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, क्योंकि वो जो लूप है उसको हम सर्कुलर ले रहे हैं और उसका हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई आर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक रिवोल्यूशन में, वो 2 पाई आर डिस्टेंस वहाँ पे कवर करेगा, इसलिए डिस्टेंस हम यहाँ पे 2 पाई आर ले रहे हैं। तो इसलिए करंट की वैल्यू हमारे पास माइनस ई वी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर यहाँ पे बनेगी। लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अभी हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, वो हमारे पास होगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आई इंटू ए हमारे पास जो है किसी लूप का मैग्नेटिक मोमेंट होता है जो कि करंट आई कैरी करता है। और यहाँ पे अगर हम इस आई की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास माइनस ए बी डिवाइड बाई 2 पाई आर और मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा नीचे स्क्वायर से, और यहाँ पे माइनस ई बाई 2 वी आर हमारे पास बचेगा। तो होता है कि यहाँ पे वेलोसिटी है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की, तो अगर ऊपर और नीचे जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई, इसकी जो राइट साइड है माइनस ई बाई 2 वी आर, तो इसके ऊपर और नीचे हम m से मल्टीप्लाई कर देते हैं और m से ही डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर क्या बन जाएगा, माइनस ई एम बी आर, और नीचे 2m। तो ऐसा जब हम करेंगे तो ये हमारे पास म्यू एल जो है माइनस ई बाई 2m एम बी आर हमारे पास आ जाएगा। और जैसा कि हमें पता है वेलोसिटी एक वेक्टर होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी एक वेक्टर होगा, क्योंकि दोनों साइड हमारे पास जो वेक्टर होना चाहिए सेम इक्वल होने के लिए। तो इसलिए हमारे पास माइनस ई बाई 2m और यहाँ पे हमारे पास जो एल बनेगा। और आपको हमें पता है कि हमारे पास जो एम बी आर होता है वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम एल। तो ये भी हमारे पास वेक्टर होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम वेक्टर भी हटा देंगे और माइनस साइन भी हटा देंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड हम बाहर यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो म्यू एल विल बी इक्वल टू ई एल डिवाइडेड बाई 2m। तो एम बी आर इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो होता है कि आल्सो म्यू एल इज द वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट and L corresponding to the vector angular momentum. The negative sign shows that these two vectors are in opposite direction for negative revolving charges। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन से हमें पता चल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 से कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है और जो ऑर्बिटल टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास होते हैं। तो होता है अगर हम म्यू एल बटा एल निकालेंगे इस इक्वेशन से, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे वाली इक्वेशन है, हम क्या करें कि इस कैपिटल एल को हम म्यू एल के बटे में ले आए, तो म्यू एल बटा एल हमारे पास आएगा माइनस ई बाई 2m। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो जो म्यू एल बाई एल है इसको हम गायरोमैग्नेटिक रेशो फॉर ऑर्बिटल मोशन का नाम देते हैं, कि हमारे पास जो म्यू एल बाई एल है वो हमारे पास माइनस ई डिवाइडेड बाई 2m हमारे पास है। तो माइनस ई बाई 2m को यहाँ पे हमारे पास जो गायरोमैग्नेटिक रेशो फॉर ऑर्बिटल मोशन हम इसको बोलते हैं। लेकिन बोलता है कि हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन में हमारे पास एक ही ऑर्बिट होता है और उसके लिए हम n जो है 1 लेते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, जो एंगुलर मोमेंटम L हमारे पास होता है वो होता है n क्रॉस। तो जो बोहर का फर्स्ट ऑर्बिट होता है, बोहर के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमारे पास जो एम बी आर होता है
वो एन एच क्रॉस के बराबर होता है, मतलब एंगुलर मोमेंटम एन एच क्रॉस के बराबर होता है। तो एन जो है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम 1 लेते हैं। तो ये बोहर की कंडीशन भी होती है। बोहर की कंडीशन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी ऑर्बिट में रह सकता है जिसमें कि उसका एंगुलर मोमेंटम जो है एन एच क्रॉस के बराबर हो। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो हाइड्रोजन एटम के केस में एक ही ऑर्बिट है, तो एन की वैल्यू हम यहाँ पे 1 लेते हैं। तो इसका मतलब जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल होगा वो हम जो है 1 एच क्रॉस लेंगे। तो अगर हम एल की वैल्यू 1 एच क्रॉस लेते हैं तो जो यहाँ पे हमने म्यू एल लिया हुआ है वो हमारे पास क्या बनेगा, ई एच क्रॉस, क्योंकि एल की जगह हम एच क्रॉस लिखेंगे। तो ई यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ई एच क्रॉस डिवाइडेड बाय 2 me। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं इसलिए ये me जो है इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे हम इसको लेंगे। तो बताइए ये जो हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आया जो कि हाइड्रोजन एटम के केस में बोहर के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है, तो उसको हम यहाँ पे नाम देते हैं म्यू बी। तो म्यू बी इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम फॉर द बोहर फर्स्ट ऑर्बिट, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में बोहर का फर्स्ट ऑर्बिट ही हम लेते हैं, एन की वैल्यू हम वहाँ पे N1 लेते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, जो म्यू एल इस केस में आएगा वो एच क्रॉस बाई 2 me आएगा और इसको हम म्यू भी बोलते हैं। और जनरली हम इसको बोहर मैग्नेटोन भी का भी नाम देते हैं, बोहर मैग्नेटोन, क्योंकि यहाँ पे बोहर की कंडीशन हमारे पास जो है लग रही है एम बी आर इक्वल टू एन एच क्रॉस। तो जो हमारे पास पहला ऑर्बिट होता है उसके लिए एन की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बनी वो बनी म्यू बी, बोहर मैग्नेटो। तो हम क्या बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है हाइड्रोजन एटम के लिए वो हमारे पास जो बोहर मैग्नेटोन के बराबर होता है। लेकिन बोलता है कि हमारे पास जो बोहर मैग्नेटोन है उसको हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। हम ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है एच क्रॉस मतलब एच बटा 2 पाई उसको हम बोलते हैं, 2 है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। अगर हम सभी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो बोहर मैग्नेटोन की वैल्यू हमारे पास 9.27 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 हमारे पास जूल पर टेस्ला यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लेकिन बोलता है कि ये तो था हमारे पास, यहाँ तक हमने जो किया ये इलेक्ट्रॉन का केस था। लेकिन अगर अब हम न्यूक्लियस की बात करें, बोलता है न्यूक्लियस के अंदर भी हमारे पास जो है चार्ज पार्टिकल होता है जिसको कि हम प्रोटॉन बोलते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज हमने यहाँ पे बात की, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये भी ऑर्बिटल मोशन जो है हमारे पास डिफरेंट सेल में करता है। तो सेल न्यूक्लियर सेल मॉडल में हम ये बोलते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो सेल्स होते हैं तो उन सेल्स में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जो है ऑर्बिटल मोशन भी करते हैं और स्पिन मोशन भी करते हैं। तो जब प्रोटॉन हमारे पास जो ऑर्बिटल मोशन करता है इलेक्ट्रॉन की तरह, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वहाँ भी जैसे इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, तो उस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन को हम जो मैथमेटिक्स हमने किया, इलेक्ट्रॉन को हम प्रोटॉन के मास से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि न्यूक्लियर मैग्नेटोन हमारे पास जो होगा म्यू एन, इट कैन बी रिटन एज ई एच क्रॉस डिवाइडेड बाई 2 mp, क्योंकि यहाँ पे हमने निकाला म्यू एल इक्वल टू ई एल डिवाइडेड बाई 2m और यहाँ पे म्यू बी इक्वल टू ई एच क्रॉस बाई 2me। तो उस तरह से अगर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस के केस में हमारे पास जो न्यूक्लियर मैग्नेटोन है वो हमारे पास सेम फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा ई एच क्रॉस बाई 2me। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी रिप्लेस्ड एज द मास ऑफ द प्रोटॉन फॉर द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, तो इसलिए ये हमारे पास ई एच क्रॉस डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1836 टाइम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटॉन का मास जो होता है वो 1836 गुना ज़्यादा होता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से। तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पे न्यूक्लियर मैग्नेटोन यहाँ पे निकल जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं म्यू एन, क्योंकि हमें पता है म्यू भी ई एच क्रॉस बाई 2me होता है, तो यहाँ भी ई एच क्रॉस बाई 2me है, लेकिन बटे में साथ में 1836 है। तो इसलिए ये दो इक्वेशन है हमारे पास है, एक म्यू बी के लिए एक म्यू एन, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। फर्क कहाँ पे है हमारे पास कि इस वाली इक्वेशन में 1/1836 है जबकि इसमें नहीं है, बाकी सेम है ई एच क्रॉस बाई 2me ई एच क्रॉस बाई 2me।
लेकिन इसके बटे में 1836 है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि अगर हम दूसरी इक्वेशन से पहली को डिवाइड करें म्यू एन बटा म्यू बी, तो राइट साइड भी हम वैसे ही डिवाइड करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे इट विल बी इक्वल टू एम ई डिवाइडेड बाई एम पी। तो हमारे पास एम पी होता है 1836 टाइम एम ई, तो इसलिए बटे में एम ई से एम ई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1/1836 हमारे पास यहाँ पे बचेगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि न्यूक्लियर का मैग्नेटॉन और बोहर का मैग्नेटॉन, इनके बीच में हमारे पास ये रिलेशन होता है कि न्यूक्लियर मैग्नेटॉन बटा बोहर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू 1/1836। तो बता, लेकिन सभी न्यूक्लियाई के लिए अगर हम बात करें तो म्यू आई हम जनरली लिखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इक्वल टू जी इंटू ए एच क्रॉस बाई 2 MP। तो अभी हमने क्या बोला था कि जो हमारे पास न्यूक्लियर मैग्नेटॉन होता है वो होता है ई एच क्रॉस बाई 2 MP। लेकिन बोलता है कि अगर हम सभी न्यूक्लियाई के लिए कंसिडर करें इस फॉर्मूले को, तो हम यहाँ पे जी इंक्लूड करते हैं। बोलता है कि इसको जी को हम जी फैक्टर का नाम यहाँ पे दे देते हैं, और ये जो जी फैक्टर होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए डिफरेंट हो हम लेते हैं। तो प्रोटॉन के लिए इस जी फैक्टर की वैल्यू 2.792 हमारे पास होती है, और न्यूट्रॉन के लिए हमारे पास -1.913 हमारे पास होती है। तो यहाँ पे जी की वैल्यू में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए दोनों डिफरेंट होता है। तो प्रोटॉन के लिए जी नेगेटिव होता है, और सॉरी न्यूट्रॉन के लिए जी नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन के लिए जी हमारे पास जो पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट भी पॉजिटिव या नेगेटिव हमारे पास जो है यहाँ पे न्यूक्लियस के लिए। अगर हम न्यूट्रॉन का केस ले रहे हैं तो नेगेटिव होगा जी, अगर हम प्रोटॉन का केस ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा जी। तो इसको हम जी फैक्टर बोलते हैं, कई बार हम इसको गायरोमैग्नेटिक रेशो भी बोलते हैं। तो इसलिए जो म्यू प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के लिए जी की जगह 2.792 आएगा ई एच क्रॉस बाई 2 MP, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे इट विल बी 2.792 म्यू एन, क्योंकि अभी हमने ऊपर बोला कि म्यू एन, यहाँ पे बोला हमने कि म्यू एन हमारे पास ई एच क्रॉस डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1836 टाइम एम ई हमारे पास होता है। तो इसलिए ये हमारे पास जो है 2.792 ई एच क्रॉस बाई 2 MP हमारे पास आया। तो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन से मतलब 2.792 टाइम्स ज़्यादा होता है हमारे पास जो न्यूक्लियर प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है। और जो न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है यहाँ पे नेगेटिव साइन हम लेते हैं, तो ये हमारे पास -1.913 म्यू एन होता है। मतलब कि न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट -1.913 टाइम्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट से हमारे पास जो ज़्यादा होता है। तो होता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव हम यहाँ पे क्यों लेते हैं जी की वैल्यू। तो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोटॉन का हमारे पास पॉजिटिव आया, और मैग्नेटिक मोमेंट न्यूट्रॉन का हमारे पास जो नेगेटिव आया। तो होता है कि प्रोटॉन पे हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो हमारे पास जो बी है मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास जो है सेम डायरेक्शन में होते हैं। मतलब कि हमारे पास जो आई है टोटल एंगुलर मोमेंटम और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो इसलिए डायरेक्शन सेम करके हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट उनका आता है वो एक तरह से ऐड होके हमारे पास आता है। तो इसलिए ये हमारे पास जो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट हम पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन के केस में हम देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास जो नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है। बोलता है ये इसलिए होता है क्योंकि जो न्यूट्रॉन की स्ट्रक्चर है वो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नेचर की होती है। तो ऐसा नहीं कि न्यूट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन की भी आगे जो है सब स्ट्रक्चर होती है। तो न्यूट्रॉन हमारे पास जो है हमें बोलते हैं कि 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से मिलके बना होता है। तो इसलिए हमारे पास जो न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव equal amounts of positive and negative charge, and the negative charge is at long distance from the axis of rotation। तो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से काफ़ी दूर हमारे पास होता है। तो इस वजह से हमारे पास जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव मोमेंट हमारे पास होता है।
तो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम बोल सकते हैं कि स्फेरिकल सिमेट्रिक नहीं हमारे पास होता। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमारे पास काफ़ी दूरी पे होता है, तो इस वजह से इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट बनता है हमारे पास वो नेगेटिव बनता है। तो क्वेश्चन कई बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट पॉजिटिव होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास जो है नेगेटिव होता है। सॉरी, प्रोटॉन का हमारे पास पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन का नेगेटिव हमारे पास होता है।